हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 9 का ये तीसरा क्लास है जिसमें हम समकालीन भारत को देख रहे हैं। आज इसके आगे के चैप्टर 3 को हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं आपके चैप्टर 3 में क्या है। इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 देख लिया था कि भारत की लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है। फिर उसके बाद हमने भारत का भौतिक स्वरूप देखा था कि कितने भौतिक प्रदेशों में उसे बांटा गया है, क्या क्या उसके भौगोलिक फीचर्स हैं हमने देखे थे। और आज हम देखने वाले हैं ड्रेंजन अपवाह। अपवाह को देखेंगे। देखिए, जो ड्रेंजन है इनका मतलब ही यही होता है कि जल प्रणाली जिसको कह सकते हैं। तो हम पूरे अपवाह तंत्र को देखेंगे। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल है। आपके इंडियन ज्योग्राफी को जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है पूरी कवर करती है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं बेसिक के लिए तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज हम देखने वाले हैं अपवाह। आइए देखते हैं अपवाह को। इसमें आपको लगभग जो सभी नदियां हैं उसके विषय में जानकारी होगी और जो भी इस चैप्टर से रिलेट करती हुई चीज़ें होंगी हम सब देखेंगे। आपको पता है कि इसमें सिर्फ आपको समरी प्रोवाइड करी जाती है, बाकी आप इसको पढ़ने के बाद जब बुक को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं। आप यदि जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं जितनी बार आपको चीज़ें बताती हूँ मैं ज़रूर कहती हूँ कि आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मैपिंग की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर समय आपको जो मैप मिलता है वो पॉलिटिकल मैप नहीं होता, मतलब उसमें राज्यों का लोकेशन फिक्स दिखाया नहीं गया होता है। तो अगर आपको राज्यों के बारे में पता होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ेगा मैप में, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। जो आपको ये मैप दिख रहा होगा इसमें सिर्फ चूंकि हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, अपवाह को देखेंगे तो उसमें लगभग आपको जो सिंधु नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, ये सारी चीज़ें हैं शामिल। और आपको इसमें झीलों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर को। बस मैं इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम एक तरफ से सारी चीज़ों को देखेंगे और मैप में भी हम वो सब सारी चीज़ों को देखेंगे जो आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये आपका सिंधु नदी तंत्र है और यहाँ पे आप देखेंगे ये गंगा नदी है, गंगा नदी तंत्र है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो हिमालय की कुछ नदियां हैं हम उनको देखेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत होता है नीचे, हम इसको देखेंगे। साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि पूर्व की तरफ कौन सी नदियाँ बहती हैं और पश्चिमी घाट की तरफ से कौन सी नदियाँ बहती हैं। जो पूर्व की तरफ से बहेंगी तो वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, जो कि पश्चिमी घाट से नदियाँ आएंगी वो आपकी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। मेन आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिमी घाट के लिए ताप्ती और नर्मदा दो नदियों को जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपकी एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, उसे भी हम देखेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे महानदी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, गोदावरी देखने को मिल रही है और आपको कृष्णा देखने को मिल रही है, तुंगभद्रा है। इस तरीके से सारी हैं नदियाँ, इनको देखेंगे। और हम यहाँ पर झील के बारे में भी आपके चैप्टर में दिया हुआ है, आप लोकेशन देख सकते हैं। देखिए, ये चिल्का झील दिया हुआ है, पुलिकट झील दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी झील इसमें दिए गए हैं वो सब हम देखेंगे। कृत्रिम देखेंगे, मतलब मानव द्वारा निर्मित झीलों के बारे में इसमें दिया है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये भी एक प्रकार का झील है, ये मानव निर्मित झील है। और कुछ हमारे प्राकृतिक से निर्मित होते हैं, मतलब वो नेचुरल होते हैं। जैसे आपकी ये चिल्का झील हो गई, ये है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे सांभर झील है। तो इस प्रकार के उसके बाद देखेंगे राणा प्रताप सागर झील, जिसका नाम यहाँ पे बदला गया है, ये महात्मा गांधी सागर झील के नाम से हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम इसमें देखने वाले हैं। ये रहा एक ओवरव्यू। इस मैप के द्वारा आपको यही सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। तो उससे पहले हम कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को देखते चलेंगे ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आप बुक को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी हम ध्यान से देखेंगे और सिर्फ इसमें आपको वही फैक्ट दिए जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी। आप अपना किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको रिवीजन के तौर पे आप देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, और इसमें जो नदियाँ होती हैं वो अलग अलग उसके नाम हैं, कहाँ पर क्या नाम दिया गया है ये भी देखेंगे आप।
ठीक है। और एक नदियों का ओवरव्यू हम सिर्फ देखना चाहें तो हिमालय की नदियों को सबसे पहले देखेंगे। हिमालय की जो नदियां हैं मेन, उसमें 3 ही तंत्र हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है आपका सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, 3 देखना है हमें। उसके बाद उच्च भूमि से भी निकलती हैं कुछ नदियाँ यहाँ से, तो प्रायद्वीपीय के उच्च भूमि से निकलने वाली हैं, जो कि यमुना की सहायक है, गंगा की सहायक है, सोन नदी है, जैसे आपका बेतवा है, ठीक है, चंबल है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे, जैसे कावेरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है और आपकी जो है वेनगंगा है, ये सारी नदियों को देखेंगे, नर्मदा, ताप्ती, सभी नदियों को यहाँ पे देखेंगे। आइए हम इसको कुछ फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपवाह तंत्र को, कि अपवाह तंत्र होता क्या है। किसी भी स्थान पर नदियों के उद्गम स्थल और उसकी सहायक नदियाँ, सरिताएं, उपनदियाँ, डेल्टा, ज्वार नदमुख के द्वारा निर्मित तंत्र अपवाह तंत्र कहलाता है तथा इस अपवाह तंत्र में नदी जिस रास्ते से होकर गुजरती है तो उसी सहायक नदी और नदी को एक साथ अपवाह द्रोणी कहा जाता है और जो नदी मूल होती है उसका संपूर्ण भौतिक स्वरूप नदी बेसिन कहलाता है। इस जो ये चीज़ें कही गई हैं मैं इसको आपको समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले उद्गम स्थान की बात करें। जैसे कोई नदी चलती है तो उसका एक उद्गम स्थान होता है, फिक्स होता है कि वो कहाँ से निकल रही है, ठीक है। जैसे आपकी यहाँ पे है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको कोई भी नदी जो भी निकलेगी, जैसे आपकी ये नर्मदा है, ताप्ती है, तो एक इसका फिक्स लोकेशन होता है, वो कहाँ से निकलती है, तो वही उसका उद्गम स्थान की बात हो रही है। कि जो होती हैं, देखिए सारी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं और सभी नदियाँ ज्वारनद मुख नहीं बनाती हैं। डेल्टा का आकार आपको इस तरीके से ट्रायंगल की तरह से दिखाया जाता है, ये डेल्टा बनाती हैं ज्वारनद मुख। जो नर्मदा और ताप्ती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, जबकि ज्वारनद मुख एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कहा गया है कि जो आपकी किसी भी स्थान की नदियों का जो उद्गम स्थल है उसकी जो सहायक नदी, सहायक नदियों की बात करें, जैसे मान लीजिए गंगा नदी बह रही है तो गंगा की कई सहायक नदियाँ होती हैं। सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन सी? यमुना है, जो उसके दाहिने किनारे से आके मिलती है गंगा में, ठीक है। तो और जैसे कि यमुना की जैसे आपने पढ़ा होगा कि चिनाब है और सारी चीज़ें हैं, ये सब सहायक नदियाँ होती हैं अलग अलग। आप यहाँ पर मैप में यहाँ चीज़ देख लीजिए क्लियर। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ गंगा नदी तंत्र की बात करें, जैसे ये गंगा नदी जा रही है, ये मूल नदी होगी। मूल नदी का मतलब जो उस नदी की हम बात कर रहे हैं, मूल नदी आ रही है, लेकिन इसमें साथ में आकर ये यहाँ पे मिल रही है, दाहिने किनारे से कौन मिली है? यमुना, ठीक है। और इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इसकी सहायक नदी है, और भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। लेकिन जो है ये इसके दाहिने किनारे से मिलने वाली नदी है। जबकि देखिए बेतवा नदी हो गया, चंबल नदी हो गया, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? कहलाती गंगा की हैं, लेकिन ओरिजिनल में हम देखें तो ये यमुना की सहायक है। चूँकि यमुना ऑलरेडी जो है गंगा की सहायक नदी है, इसलिए इसको भी कह दिया जाता है कि बेतवा है और चिनाब है, ये सभी भी गंगा की ही सहायक नदियाँ होती हैं। तो ये चीज़ सहायक नदियों के बारे में। और जब आप ये सुनते हैं मैप में कि कोई नदी मूल नदी से बाएं किनारे से मिल रही है या दाहिने किनारे से मिल रही है, तो उसका क्या अर्थ होता है? उसका यही अर्थ होता है कि बायां, जैसे कि आप जिस डायरेक्शन में है अभी प्रेजेंट टाइम में, आपका जो बायां होगा वही इसका भी बायां होता है। जैसे कि कोई इंसान खड़ा है उत्तर की तरफ, इस तरीके से खड़ा है, ठीक है, उसका मुंह यहाँ पर है, ठीक, तो उसका लेफ्ट जिधर होगा और उसका राइट जिधर होगा। और कोई नदी आ रही है तो वो उसका भी लेफ्ट होगा, उसका भी राइट होगा। मतलब आप अपने डायरेक्शन के अनुसार देख लिया करिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन सी नदी बाएं से मिल रही है, कौन सी नदी दाहिने तरफ से मिल रही है, दाहिने तरफ से उसमें मिल रही है। तो सहायक नदियों के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं इस फैक्ट को पूरा, कि किसी भी स्थान पर नदियों के उद्गम, मतलब जहाँ से वो स्थान जहाँ से वो शुरू हो रहा है, उद्गम स्थल, उसकी सहायक नदियाँ, सरिताएं जो होंगी, उपनदियाँ छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, वो भी सहायक होती हैं, उपनदियाँ, तथा डेल्टा ज्वार नदमुख के द्वारा निर्मित तंत्र अपवाह तंत्र कहलाते हैं। मतलब कोई नदी ऐसे बहती हुई आ रही है, इसकी कुछ सहायक नदियाँ होंगी, इसकी सरिताएं होंगी, इसकी उपनदियाँ होंगी, वो सारी चीज़ों को जब बहाव के साथ आते हैं, जिस रूट से, जिस रास्ते से आ रही है, उसी को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहलाता है। तथा इस अपवाह तंत्र में
जो ये अपवाह तंत्र होता है, तंत्र में नदी जिस रास्ते से होकर गुजरती है, मान लीजिए गंगा नदी आ रही है, इस तरीके से जिस रास्ते से वो गुजर रही है, जहाँ जहाँ से ये रास्ते को से गुजरती है, तो उसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी मान लीजिए कुछ आपकी दाहिने तट से हैं, फिर उसके बाद बाएं तट से कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, जो उसकी नदी और नदी को एक साथ अपवाह द्रोणी कहते हैं। मतलब अपवाह द्रोणी क्या होगा, तो जैसे कोई भी नदी ले लीजिए, वो जा रही है, उसकी कोई सहायक नदियां हैं, चाहे वो बाएं तट से मिले चाहे उसके दाहिने तट से मिल रही है, तो इस पूरे जो ये रास्ता आपको पूरा दिख रहा है, इसके रास्ते को ही क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहा जाता है। और जो नदी मूल है, मतलब जैसे मूल नदी जो एक सिंगल नदी आ रही है जिसमें सारी नदियां मिलती हैं, वो मूल नदी होती है। जैसे ये आपकी क्या हो जाएगी, ये मूल है, और इसमें ये सब जो छोटी नदियां, कुछ बड़ी नदियां, ये सब जो भी मिल रही हैं, ये क्या हो जाती हैं, सहायक हो जाती हैं, सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, और उसका संपूर्ण भौतिक स्वरूप नदी बेसिन कहलाता है। ठीक है, जो मूल नदी होती है उसका देखिए यहाँ पे 2-3 फैक्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपने पढ़ा। अपवाह तंत्र तो समझ में आ गया होगा कि कोई नदी जहाँ से उसका उद्गम होगा, वो उसकी सहायक नदियाँ सरिताएं, उसकी उपनदियाँ डेल्टा ज्वारनदमुख जो है तंत्र निर्मित करते हैं, जहाँ जहाँ से वो चीज़ें आती हैं उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। उसके बाद बात आती है अपवाह द्रोणी क्या होती है। तो देखिए अपवाह द्रोणी की बात करें तो कोई जो नदी है, मूल नदी, उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं और जिस रास्ते से वो जाती हैं, उसी पूरे रास्ते को क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। जो नदी मूल होती है और उसका संपूर्ण स्वरूप, मतलब वो समतल से चली या पठार पड़े, पहाड़ियाँ पड़ी हैं और सारी चीज़ें पड़ी हैं, वो उसका पूरा भौतिक स्वरूप, संपूर्ण भौतिक स्वरूप को हम क्या कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं। आपसे प्रश्न बनता है, जैसे दे दिया था गोदावरी का जो है दे दिया गया कि आप बताइए गोदावरी की द्रोणी बताइए। द्रोणी का मतलब सेंस क्या हुआ, कहाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ उससे मिलते हुए चली आ रही हैं, वही होती है आपकी अपवाह द्रोणी। आगे इसमें फैक्ट देखते हैं। देखिए अपवाह शब्द एक क्षेत्र के एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः क्या होता है, इसका निकास किसी बड़े जलाशय या झील या समुद्र या महासागर में होता है। मतलब कोई नदी जो बहेगी, उसमें कई धाराएं जो मिलेंगी, उसका कहीं ना कहीं तो निकास होगा ही। तो जिस तरीके से हम इस तरीके से जब भारत को यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भारत, तो यहाँ पे जैसे कोई इधर आपको मैंने बताया था कि बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे आपका हिंद महासागर है। तो अधिकतर आप देखेंगे कि नदियाँ यहाँ बह रही हैं अरब सागर में या तो बंगाल खाड़ी में। तो वही बोल रहा है कि जो नदियाँ धाराएं हैं वो अंत में कहाँ है, उसका निकासन होता है, किसी झील में जाके मिल जाएंगी कुछ नदियाँ, और कुछ नदियाँ क्या होती हैं, महासागर में जाके मिलती हैं, यही बात कही गई है। आइए आगे देखते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका मतलब कुल कहने का है कि जल विभाजक क्या होता है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से है कोई चीज़, इधर भी पानी जल भरा हुआ है और इधर भी है, इन दोनों को जो अलग करने वाला ये भाग है, यही जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऊंचा पर्वत हो सकता है या उच्च भूमि हो सकती, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को, मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस तरीके से बना हुआ है और ये है, दो पड़ोसी हैं, अपवाह है, मान लीजिए इस तरीके से नदियाँ इसमें बहती हैं, यहाँ बहती हैं, इन दोनों को जो अलग करने वाला ये बीच के लाइन देख रहे हैं आप, इसी को जल विभाजक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, तो अमेजन है। जितने फैक्ट यहाँ पर आपको लिखे मिलेंगे वो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण होंगे, मतलब आपको वो फैक्ट तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी आप अपना पढ़ेंगे बुक तो आपको चीज़ें और देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आगे कि भारत के अपवाह तंत्र की बात करें तो भारत के
अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। किसमें? तो हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, जैसा मैंने आपको शुरू मैप में ही बताया था। ठीक है, जब आप भारत को देखते हैं मैप तो पहले आपका ये हिमालय पड़ता है। ठीक है, तो हिमालय से नदियाँ जो बहती हैं, हिमालय पार से भी नदियाँ आ रही हैं जो कि बह रही हैं भारत में, कुछ हिमालय से ही शुरू हो रही हैं, बह रही हैं, तो ये सभी क्या होंगी? हिमालय की नदियाँ कहलाएंगी। और नीचे के जब भाग में हम जाते हैं तो वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो उसका विभाजन दो नदियों के बीच में होता है। अभी हमने जो चीज़ पढ़ी थी जल विभाजक, ये इमेज दिखाया गया है जल विभाजक का, आप यहाँ समझ सकते हैं। ये आपकी बुक में भी आपको दिखने को मिलेगा। जैसे देखिए, ये भी एक अपवाह है, ये भी अपवाह तंत्र है, और इसमें जल विभाजक का काम कर रहा है। इधर भी जल है, इधर भी, तो ये क्या उच्च भूमि हो सकती है या तो पर्वत हो सकता है जो कि जल विभाजक का काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें इमेज से आपको क्लियर हो गई होंगी जो अभी आपने पढ़ी थी। अब यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाया गया है जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। इस इमेज को थोड़ा सा हम ऐसे करके देखते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये नदी की विभिन्न अवस्थाएं हैं कि नदी जो आ रही है वो क्या क्या चीज़ें बनाती है। देखिए, ये जो नदी शुरू से आपको देखते चले आ रही है, ये जो इस तरीके से बहती चली आ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? ये मूल नदी है। ठीक है, और ये जो आप स्थान देख रहे हैं इस तरीके से त्रिभुज देखिए बना हुआ है लास्ट में, ये डेल्टा है, यही डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये नदी का ये दिया है निचला भाग, नदी का स्रोत या उद्गम स्थान मान सकते हैं, ये हो गया ओरिजिन पॉइंट। ये इसका ऊपरी भाग है, बीच में है तो मध्य भाग होगा। ठीक, उसके बाद है विसर्प। विसर्प का क्या मतलब होता है? और विसर्प का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि कलर हम यहाँ दूसरा लेते हैं। देखिए, विसर्प किसे कहते हैं? जैसे कि कोई नदी है, जब किसी समतल पर प्लेन में बहती है तो इस तरीके से वो बहती रहती है, इस तरीके से बहेगी। तो वो जो डिज़ाइन आपकी दिखाई दे रही है इस तरीके से, इसी को हम क्या कहते हैं? एक स्थान से एक जैसे तो बहेगी नहीं नदी, तो वो इस तरीके से ही चलती हुई जाएगी। ठीक, तो ये जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। और दूसरी, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर कोई प्लेन है, ढाल है, मान लीजिए इस तरीके से कोई ढाल है, तो पानी यहाँ से आया और ये सीधे आपका निकल गया। लेकिन जब कोई मैदान है तो वहाँ पे बहुत सारे कुछ गड्ढे मिलते हैं, खाइयाँ मिलती हैं, तो उसमें से पानी इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसे जाता है। तो इसी वजह से इसी को विसर्प कहते हैं। जब कोई नदी किसी समतल या मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती तो विसर्प के द्वारा ही गुजरती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा विसर्प क्या है। गोखुर झील, गोखुर झील को देख लीजिए, मैं बता देती हूँ यहाँ पे गोखुर झील क्या होता है। आप देख रहे हैं ये गोखुर झील इस प्रकार से दिखाया भी गया है इमेज कि इस तरीके से ये झील है और इसमें ये जो है पानी आपका जो है जाके इकट्ठा होता है। ये आपका गोखुर झील का बनाया गया है इमेज। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं, जो दो प्रकार की नदियों में डिवाइड किया गया है तंत्र को। जैसे कि हिमालय की नदियाँ जो आ रही है, जैसे गंगा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन सब की जो पानी गिरते हैं, जो नदियाँ बहती हैं, वी आकार की जो है बनाती हैं आकृति, जबकि जो प्रायद्वीपीय हैं वो यू आकार की बनाती हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। गार्ज क्या होता है आपके में है, यहाँ गार्ज को हम समझ लेते हैं। एक वर्ड और, गार्ज पूछा जाता है कि ये गार्ज क्या होता है। कई नदियाँ जो हैं गार्ज के बीच से बहती हैं, तो गार्ज का मतलब होता है ऐसी नदियों का क्षेत्र। ये नदी आ रही है, दो ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, दोनों तरफ पहाड़ हैं और ये गार्ज से नदी निकलती चली आ रही है, इसी को गार्ज कहते हैं। इनमें से चीज़ें क्लियर होती हैं, इसलिए आपको यहाँ बता दिया गया। ये कॉन्सेप्ट अभी आगे आपको आएगा। आइए हम आगे देखते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद होनी चाहिए। कुछ नदियां हैं जो कि आपके, अगर हम क्लास 9 की बात करें उस लेवल से तो ठीक है, जो दिया है सिर्फ इसमें उतना ही फैक्ट है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी की सहायक नदियाँ, उन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। आइए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की नदियाँ 12मासी तथा प्रायद्वीपीय की नदियाँ मौसमी या वर्षा पर निर्भर करती हैं। इसका मतलब हम समझते चलेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एक दो पॉइंट, फिर आपको ये चीज़ें मैं समझा देती हूँ। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली होती है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। गार्ज क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। तो नदी ही बहती है जो कि गार्जों का निर्माण करती है, मतलब इतने फोर्स जब आती है, मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक,
और ये पूरा बहुत बड़ा पहाड़ है, ये नदी आ रही है, बहाव है इसका। फिर ये क्या करती है, धीरे धीरे, ये एक दिन का काम नहीं होता, मतलब बहुत दिनों बाद आप देखेंगे यहाँ पे गाज का निर्माण करेंगी। मतलब इस तरीके से इधर पहाड़ उठ जाएगा और यहाँ पर, और ये बीच से जो है नदियाँ बहने लगेंगी, यही होता है गार्ज। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को देख लेते हैं पहले। जैसे अभी आपने पढ़ा कि अपवाह तंत्र के मेन दो हैं, हिमालय तंत्र, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। देखिए जो हिमालय नदी तंत्र है यह 12 मासी होती है। 12 मासी का मतलब है हमेशा, वर्ष भर, 12 मासी कहते हैं। 12 मासी का मतलब क्या, वर्ष भर यहाँ पे पानी जो है, नदियाँ समान रूप से बहती रहती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये वर्षा पर डिपेंड करती हैं या मानसूनी होती है, मौसमी होती हैं। मतलब जब बारिश होता है तो यहाँ पर आपको वर्षा ज़्यादा देखने को मिलती है, और नहीं होता है तो यहाँ पे नदियों में पानी कम देखने को मिलता है। क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार आपको बताया गया था, अरावली है और ये सब चीज़ें क्या है, बहुत सबसे प्राचीन पर्वत है। आपको पहले की क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। तो जो उसकी नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, कम गहरी होंगी, छिछली होती हैं। छिछली का मतलब इस तरीके से होंगी, ठीक है। अब इतना छोटा नहीं होगा, स्क्रीन से ना वो कर लीजिएगा, लेकिन मतलब कहने का किस तरीके का आकार होती है। अब हम इसमें कुछ फैक्ट देखें तो हिमालय नदी तंत्र में आपने देखा कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस चीज़ को मैं भी आपको मैप पे भी दिखाऊंगी, पहले इसके फैक्ट को हम देख लेंगे। उसके बाद है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जिसमें है आपकी पूर्वी नदी तंत्र और एक है पश्चिमी नदी तंत्र। पूर्वी नदी तंत्र की से जो भी नदियाँ निकलेंगी या जिस पूर्वी नदी तंत्र से जो नदी जाएगी वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी, जबकि पश्चिम नदी तंत्र से जो नदियाँ होकर जाएंगी वो अरब सागर में अपना जल गिराएंगी। आपने इस तरीके से देखा होगा, ठीक। ये आपका क्या है, पूर्वी है, और ये आपका पश्चिमी है। ये आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो जो पूर्व की तरफ बहेंगी तो बंगाल की खाड़ी में, जो पश्चिम की तरफ गिरेंगी वो अरब सागर में गिरेंगी। इसमें कुछ रटने वाला चीज़ है नहीं, यहाँ तक चीज़ें आपको याद हुई गई होंगी। अभी आपको मैंने ये चीज़ बता भी थी कि विसर्प क्या होता है। ये है विसर्प, और फिगर में भी था, ये डेल्टा की तरह से चित्र बना ही है, ये आपका डेल्टा होता है। डेल्टा और एस्चुरीज में अंतर आपको अगर ना पता हो तो बता देते हैं। देखिए एस्चुरीज क्या होती है, मान लो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक। तो जो डेल्टा होता है, ठीक है, इस क्षेत्र पे जो जहाँ पर डेल्टा बनता है, अब इससे जो है मान लीजिए किसी सागर में है, ऐसे बहता हुआ पानी आया और यहाँ डेल्टा का निर्माण किया, तो जो इधर पूरा सागर महासागर जहाँ भी ये गिर रही हैं तो ये इसको पार नहीं कर सकती, क्योंकि ये कंटिन्यू ऐसा नहीं एक बार डेल्टा बन गया तो वो उतना ही है, नहीं, वो लगातार जो कटाव हो रहे हैं नदियों के और जो घिसाव हो रहा है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें बहती हुई आती हैं और यहाँ निर्माण कर लेती हैं डेल्टा का। तो इसको जल इसमें जा नहीं पाता, प्रवेश नहीं कर पाता। कुल मिला के ये एक तरीके से ठोस तरीके की आकृति, पर्वत नुमा इस तरीके से बन जाता है, इसमें नहीं जाता। जबकि एस्चुरीज में क्या होता है, नदियाँ इसमें प्रवेश कर सकती हैं एस्चुरीज में, ठीक। ये बेसिक अंतर होता है, जान लीजिए यदि न पता हो तो, ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों में 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही मतलब प्रयोग करता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके गंगा नदी तंत्र के विषय में। देखिए गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से होती है। आपको याद रखना है कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थान है, मेन गंगा कहाँ से बहती है, तो वो आपकी गंगोत्री हिमानी से बहती है। लेकिन जब गंगा आती है तो गंगा तो हम लोग बाद में उसका नाम जानते हैं, शुरू में जब वो चलती है मूल नदी के रूप में तो उसका नाम क्या है, भागीरथी है। तो अगर ये भी याद जानते रहेंगे तो ये भी जानते रहेंगे कि जो है गंगा को ही भागीरथी भी कहते हैं, निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा जो है पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, हरिद्वार में के पास जो है गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ देता है, मतलब लास्ट रहता है पर्वतीय भाग। हरिद्वार के बाद से वो क्या करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है गंगा, उससे पहले पर्वतीय क्षेत्रों में वो प्रवेश करती रहती है। तो आपने चीज़ें देखी गंगा के विषय में, जैसे कि भागीरथी, इसी तरह से गंगा आ रही है तो आपने पहले पढ़ा कि भागीरथी से वो निकलती आ रही है, फिर आगे आती तब इसका नाम क्या हो जाता है, तब उसका नाम बाद में गंगा होगा। अभी हम इसके विषय में भी देखेंगे कि कब इसका नामकरण पड़ेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे गंगा में मिलने वाली नदियाँ, मतलब कुल मिला के इसके सहायक नदियों को देखेंगे। यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है।
ठीक, सबसे बड़ा जो है सहायक नदी यमुना ही होती है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। मतलब जैसे गंगा नदी भी यहाँ से निकल रही है यमुनोत्री से ही, यहाँ पे गंगोत्री से वो निकलती है, और जो यमुना है यमुनोत्री से निकलती है। एक तरीके से कह सकते हैं जैसे ये आपकी गंगा नदी निकल रही है, गंगा, तो ठीक इसी के समानांतर इस तरीके से चलती आती है यमुना। ये आपकी यमुना नदी हो गई। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, और फिर इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, ये देखिए है कि गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर बहती है तथा प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिल जाती है। मतलब यमुना जो है गंगा में कब मिलती है, तो प्रयागराज के पास जाकर मिलती है। घाघरा, गंडक, कोसी जो है नेपाल हिमालय से निकलती हैं। जो इसकी सहायक नदियां हैं गंगा की, इस तरीके से गंगा है, तो ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बाएं तट से मिल रही हैं। तो कौन कौन सी हैं? घाघरा है, गंडक है और कोसी है, नेपाल से निकलती हैं। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली जो है मुख्य सहायक नदियां जैसे चंबल है, बेतवा है, सोन है, ये सभी भी निकलती हैं। तो आपने देखा कि उच्चभूमि से भी कुछ निकल रही हैं, वो आपके दाहिने तट की नदियां हैं। अगर आप ऐसे याद रखना चाहें कि जो है लेफ्ट साइड से गंगा में कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं, तो घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये मिलती हैं। जबकि दाहिने तट से यमुना तो मिल ही रही है, साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि चंबल है आपका, बेतवा है, सोन है। ठीक है, ये सारी नदियां भी जो है गंगा में मिलती हैं। और सोन जो है उच्च भूमि से जो निकल रही है, सबसे लंबी नदी है दाहिने तट से मिलने वाली, गंगा में डायरेक्ट जो मिलती है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती है। गंगा की लंबाई देखिए आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में 2500 किलोमीटर। वैसे आप देखेंगे तो आपको 2525 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, हम इसके बाद बात करते हैं, अगर आप इस चीज़ को मैप पे थोड़ा सा देखना चाहें तो हम लोग मैप में भी चीज़ें देख लेते हैं, ताकि आपकी चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे है मैप, और आप लोग जो चीज़ें आपको ना मिले उसको आप एटलस में देखने की कोशिश करेंगे। जब एटलस में खुद से चीज़ों को सर्च करेंगे तो चीज़ें और भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए आपकी मैप आ गई है। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गंगा नदी तंत्र की बात कर रहे थे। ये देखिए ये नेपाल वाला भाग है। ठीक है, जहाँ से आपने देखा कि देखिए गंडक है, ये है आपकी घाघरा है, ये सभी नदियाँ कहाँ मिल रही हैं? ये गंगा में ही मिल रही है। ये गंगा है, मेन नदी आ रही है। ठीक है, इसमें हम 2 कलर से आपको बता देते हैं। ये देखिए, पहले हम मूल नदी की बात करेंगे। ये गंगा है, गंगोत्री से ये निकलती हुई आ रही है गंगा। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद से ये आगे, ठीक है, ये देखेंगे आप आगे बढ़ रही है गंगा, और ये 2 भागों में यहाँ पे बढ़ जाती है। एक आपकी हुगली के नाम से भी गंगा ही रहती है, वो आगे बढ़ जाती है, जिसमें कोलकाता शहर आपका बसा हुआ है। ठीक है, फिर ये एक आगे को निकल जाती है इस तरीके से गंगा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब गंगा नदी आगे बढ़ती रहती है और उसमें जब जमुना प्रवेश, जमुना किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। तो बांग्लादेश में जब जमुना इसमें प्रवेश करेगी तब उसका नाम मेघना हो जाएगा। लेकिन जब बांग्लादेश में गंगा नदी आगे बढ़ती तो गंगा के नाम से नहीं, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा को ही क्या कहते हैं? पद्मा, मतलब भागीरथी के नाम से वो आती हैं। ठीक है, ये आपकी गंगा मेन नदी रही। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें देखिए। अब हम यहाँ पे दूसरी कलर से यहाँ पे आपको चीज़ें समझा दे रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी थी नेपाल से निकलने वाली नदियाँ, तो नेपाल की तरफ से देखिए आ रही है ये आपकी, ये गंडक है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गंडक है, कोसी है, और ये देखिए घाघरा है। ठीक, ये 4 नदियाँ हो गई। ये बेतवा हो गई, ये आपकी चंबल हो गई, और ये आपकी यमुना है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, और ये सब कहाँ से आ रही हैं? उच्च भूमि से आ रही हैं। ठीक है, और यहीं पर ये है आपकी यहाँ पे गंडक है। ये सभी नदियाँ यहाँ से मिल रही हैं गंगा में। और आगे देखेंगे तो याद रखेंगे, भागीरथी भी गंगा को कहते हैं। जब ये आगे चली आती है तो हुगली के नाम से आती है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवेश करती है। लेकिन जब बांग्लादेश में जमुना, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में दोनों मिलती हैं, आगे जाते हैं जब, तो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर क्या होता है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ये पूरा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण, सुंदरी पादप जो हम मिलते हैं उन्हीं के कारण सुंदरवन का निर्माण होता है, या उसी के नाम पर ही उसका नामकरण सुंदरवन डेल्टा भी रखा गया है। आगे देखते हैं,
अब हम यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर गाज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी नदियों से मिलती हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा और श्योक और हुंजा। याद रखेंगे सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है और हुंजा है। गंगा की तो हमें याद रहती है, लेकिन इसका सिंधु नदी तंत्र का भी याद रखेंगे। ठीक है, ये पश्चिम की ओर है। अभी आपने देखा है जैसे इधर से बह रही है, ये आपकी सिंधु होती है और गंगा नदी तंत्र, ये गंगा नदी तंत्र का पूरा होता है। फिर यहाँ से ऐसे यू के आकार से टर्न लेती है, जो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी होती है, जिसको हम आगे भी डिस्कस कर रहे होंगे। आगे देखते हैं। सिंधु नदी जो है बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्र के बाहर निकल जाती है। देखिए सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिल जाती हैं। सहायक नदियां हैं किसकी? ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। इसकी लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? तो देखिए 2900 किलोमीटर है, याद रखेंगे। चूँकि हम यहाँ पर इसकी समरी देख रहे हैं, बाकी आप थ्योरेटिकल पोर्शन अपनी बुक से भी देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे, यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु के सतलुज के स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ठीक है, अभी आपने जब देखा कि वो भी जो भी आपने सिंधु नदी तंत्र देखा, वो भी कहाँ से निकल रही थी? तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकल रही थी, लेकिन वो पश्चिम की साइड से निकल रही थी और ये पूर्व की साइड से, तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के गार्जों के माध्यम से प्रवेश करती है, यहाँ इसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में निकलती है। जब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जैसे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से निकलते हुए जा रही है, बहती बहती जाती, जैसे ही यहाँ अरुणाचल प्रदेश से पूर्वोत्तरार्ध यू टर्न लेती है, यू आकार का टर्न बनाती है, तो वहाँ पे इसे क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। तथा दिहांग के नाम से, तथा दिबांग, लोहित। देखिए जब ये दिबांग इसमें मिल जाती है, दिहांग में दिबांग मिलती है। दिहांग किसको कह रहे हैं हम? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। जब इसमें दिबांग मिलती है, ठीक है, तभी उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, सांगपो भी नाम है आपके ब्रह्मपुत्र का ही। आगे देखते हैं। और जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ, जिससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ठीक है, असम में से क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। जो आप लोग अभी ब्रह्मपुत्र का नाम जानते हैं, मेन ब्रह्मपुत्र उसे कहाँ कहते हैं? तो असम में कहते हैं। सांगपो नाम है इसका, और दिहांग भी नाम है। दिबांग नदी जब मिलती है उसमें असम के पास, तभी वो क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना ही जब इस तरीके से बहती हुई आती है, और ये गंगा आती है पद्मा के रूप में। ठीक है, तो ये आपकी जमुना है, ठीक, जमुना, और ये है आपकी पद्मा। पद्मा किसको कहा जा रहा है? ये गंगा नदी को, ये ब्रह्मपुत्र नदी को। दोनों जब मिलते हैं जमुना और गंगा, तो ये मेघना के नाम से कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से आप जानते हैं। याद रखेंगे ये भी कि तिब्बत में कहाँ पूछा जाता है डायरेक्ट कि सांगपो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं कहाँ पर? तो तिब्बत में कहते हैं। दिहांग कहाँ पर कहते हैं? तो दिहांग कहते हैं उसे अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। और दिबांग जब मिलती है तो उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। कहाँ पर? तो असम में कहते हैं। किसको? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय नदियों में भी हम अगर देखना चाहें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ भी जो आपकी होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, एक पूर्व की तरफ और एक पश्चिम की तरफ, जैसा कि हमने अभी देखा था चीज़ों को। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे और आगे देखते हैं इसमें। और इसमें भी इसके फैक्ट को देखिए कि मुख्य नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय नदियाँ, देखिए इस तरीके से इधर ऊपर गुजरात वाला भाग हो जाएगा, हमें ऊपर का लेना नहीं है, ये आपका प्रायद्वीपीय हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका क्या हो गया? पूर्व की नदियाँ हो गई, और इधर पश्चिम मतलब जो कि अरब सागर में गिरेंगी, और पूर्व मतलब जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, तो ये आपकी महानदी हो गई। फिर आपकी ये आपकी मान लीजिए, जैसे याद कर लीजिए, गोदावरी हो गई, फिर कृष्णा हो गई,
उसके बाद है आपकी कावेरी हो गई। ये सभी नदियाँ कहाँ हैं? तो ये सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, अर्थात ये क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा तथा ताप्ती दो बड़ी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नदमुख बनाती हैं। ज्वार नदमुख और डेल्टा क्या होता है मैंने आपको समझा ही दिया था, ये चीज़ें याद रखेंगे। जैसे ये देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपकी नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक है, ये भ्रंश घाटियों से निकलती हैं। बीच में आपका सतपुड़ा पड़ता है, ये सतपुड़ा, नीचे है अजंता। अजंता और सतपुड़ा के बीच से ताप्ती निकलती है, जबकि विंध्य जो श्रेणी है और सतपुड़ा है उसके बीच से नर्मदा नदी बहती है पश्चिम की ओर, जो कि एस्चुरीज यानी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। नर्मदा का उद्गम जो है एमपी मतलब मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट से होता है। यह जबलपुर की तीव्र ढाल से गिरती है। देखिए अमरकंटक से होता है, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे अमरकंटक से एमपी से हो रही है और ये तीव्र ढाल से गिरेगा, तेजी से गिरता है। इस वजह से यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। तो पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर बना है, किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर है। आगे देखते हैं तापी के बारे में, जिसको ताप्ती भी कहते हैं, उसी को तापी भी लिखा हुआ है। तापी तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की श्रृंखला से निकलती है। तो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन जो आपकी नर्मदा थी, जो अभी आपने ऊपर देखा था, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है, जबकि जो आपकी ताप्ती है वो सतपुड़ा की श्रृंखला से होकर निकलती। मैंने आपको बताया ही है, यहाँ से सतपुड़ा की श्रृंखला से तापी निकलती है, ठीक है, और ये अजंता है नीचे, दो पहाड़ियों के बीच से होकर जाती है। पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर अभी आपने देखा नर्मदा, तो नर्मदा तापी दो तो याद ही हो गई होंगी, और याद रखेंगे माही, भारतपुजा और पेरियार। जो देखिए पेरियार और भारतपुजा ये दोनों नदियाँ कहाँ की हैं, तो ये दोनों नदियाँ केरल की हैं। भारतपुजा निकलती तो तमिलनाडु से है, लेकिन ये केरल की ही नदी है, कहलाती है भारतपुजा, और पेरियार दोनों नाम याद रखेंगे, क्योंकि और चीज़ें तो याद रहती हैं, जो हमेशा नहीं आता वो नहीं याद रहता। अब हम चूँकि प्रायद्वीपीय भारत की पूरी नदियों को देख रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम इसमें से देखते चलेंगे। गोदावरी के विषय में आइए देखते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट से निकलती है। यह सबसे बड़े प्रायद्वीपीय नदी है। तो अगर हम देखें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर है। और गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा, पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, याद रखेंगे। गोदावरी को ही बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जल जो है बहुत ही कम हो चुका है, और प्रायद्वीपीय भाग में जो भी नदियाँ हैं उसमें जल तो सभी में कम है, लेकिन गोदावरी को कहते हैं। और सबसे बड़ा जो है प्रायद्वीपीय नदी कौन सी, तो गोदावरी है। गोदावरी की सहायक नदियों को फिर से देखेंगे, पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। ये अक्सर पूछा जाता है, वेनगंगा, पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो गोदावरी की, याद रख लीजिएगा। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, याद रखेंगे। देखिए अगर आपने एक बार मैप को अच्छे से देख लिया है, तो हम जब आपको कोई चीज़ फैक्ट बोल भी रहे होंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक बार मैप को लेके सारी जो भी नदियाँ हैं उन सबको एक बार में देख सकते हैं। आगे देखते हैं महानदी के विषय में। महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। कृष्णा नदी की बात करें, अब देखिए महानदी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था आपको दिया गया है, बाकी चीज़ें और भी हैं इसके विषय में, आप देख लेंगे। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से होता है किसका, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से, महाबलेश्वर के निकट। देखिए पश्चिमी घाट से होता है, पश्चिमी घाट से हो रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि पश्चिमी घाट में ही बहेगी, तो पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है, याद रखेंगे। उसकी सहायक नदियाँ क्या है, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। आप जब इस चैप्टर को खुद से पढ़ेंगे बुक, तो आपको काफ़ी है, ये जो चैप्टर है आपका काफ़ी बड़ा है, तो इसको कम से कम टाइम में चूँकि आपको कंप्लीट भी कराना है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ, तो सभी मटेरियल लिखना और हर चीज़ फैक्ट थ्योरेटिकल देना पॉसिबल नहीं है। चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, जब आप दोबारा से किताब पढ़ेंगे तो आप एकदम अच्छे से आसानी से पढ़ ले जाएंगे। देखिए कावेरी नदी की बात करी जा रही है, ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ये भी कावेरी भी पश्चिमी घाट के से निकलती है, लेकिन ब्रह्मगिरी से, जबकि कृष्णा भी पश्चिमी घाट से ही निकलने वाली नदी है। और कावेरी की सहायक नदियों को देखना चाहें तो और अमरावती,
भवानी, हेमावती और काबिनी। याद रखेंगे, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी ये सब किसकी सहायक नदियां? तो कावेरी की है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? तो कावेरी नदी पर है। ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत की दृष्टि से। आगे देखेंगे, पूर्व की ओर बहने वाली अन्य नदियाँ। पूर्व की तरफ और कौन कौन सी नदी? अभी तो आपने देखा ही पूर्व की तरफ, दामोदर, ब्राह्मी, वैतरणी और सुवर्ण रेखा। ये सभी को आप अपने एटलस पर भी देख लेंगे कि कहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपकी। देखिए, पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका जो है 97% जल लवणीय है। ठीक है, 71% भाग क्या है? जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका भी 71 का भी 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल है। सोचिए कि खाली 3% स्वच्छ जल है उपलब्ध है, जिसकी का 3/4 जो है हिमानी के रूप में है। ठीक है, हिमानी के रूप में, बर्फ के रूप में है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं झीलों की। आपके चैप्टर में झील के विषय में भी दिया हुआ है, हम यहाँ से इसको देखेंगे। देखिए, पर्यटकों के आकर्षक के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे ही झील कहते हैं। झील का मतलब कुल मिला के इस तरीके से, मान लीजिए इधर कोई चीज़ है ऊंची, इधर है, और इसमें पानी अगर इकट्ठा हो जा रहा है तो इसी को झील का नाम देते हैं। और यही झील जब बहुत बड़े आकार में पानी को स्टोर करती है तो उसे महासागर भी कहते हैं, यह सागर कहते हैं, जो कि ये नोट में आपके दिया भी है, इसको देखेंगे। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन या मृत सागर और अरल सागर। ये कैस्पियन सागर होता है, मृत सागर होता है, अरल सागर। सिर्फ आपके चैप्टर में इसके नाम दिए, तो इसको हम यहीं पर देखेंगे। एक चीज़ और बता दें कि जो झीलें होती हैं वो कई काम में आती हैं। एक तो पर्यटक की दृष्टि से अच्छा है, मनोरंजन की दृष्टि से अच्छा होता है, और दूसरी बात ये होती है आपकी कि इन सब के अलावा जो है, मान लीजिए कहीं सूखा पड़ा, अगर वहाँ पे झीलें हैं तो उसका पानी प्रयोग किया जा सकता है वर्षा न होने की स्थिति में। और अधिक वर्षा अगर होती है तो बाढ़ ना आने के लिए भी झीलों का प्रयोग करते हैं, ताकि पानी उसमें स्टोर हो जाए। तो कुछ हमारी कृत्रिम झीलें होती हैं जो कि मानव के द्वारा बनाई जाती, कुछ प्राकृतिक होती हैं जो नेचुरली झीलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, दो तरह की हमारी झीलें होती हैं। आइए देखते हैं। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। विसर्प अभी मैंने आपको बताई था, विसर्प का मतलब अभी आपने देखा भी था, इस तरीके से था विसर्प। ठीक है, ये गोखुर झील का निर्माण करती है। पिस्ट तथा बार मतलब रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैंगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील और पुलिकट झील। लैंगून झील क्या है? लैंगून झील, चिल्का झील जो लैंगून झील है। देखिए, जैसे इस प्रकार से अगर कोई चीज़ जाती रहे और ये एक क्षेत्र ही अलग हो जाए, मतलब अब इसमें जो है पानी ना जा पाए, यहाँ पे एक ये इकट्ठा ये पूरा बंद हो जाता है एक तरीके से, वही होता है। चिल्का झील हो गया, पुलकट झील हो गया, इसके एग्जाम्पल हैं। आगे देखेंगे, अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं, जैसे राजस्थान की सांभर झील। जो राजस्थान की सांभर झील है वो एक लवणीय झील है और जिसका प्रयोग नमक के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसका प्रयोग नमक के लिए क्यों कहते हैं कि इसमें जो है, जो इस झील में है अंतर्देशीय भागों, मौसमी झील, इसमें से पानी इकट्ठा हो गया तो ये बाहर नहीं जा पाता इसका पानी, ना ही इसमें कोई पानी अंदर प्रवेश कर पाता है। ठीक है, जबकि आपकी जो झील उड़ीसा में चिल्का झील है तो इस प्रकार से बनी हुई है, यहाँ पे पानी जा भी सकता है, आ भी सकता है। ठीक है ना। मीठे पानी की अधिकांश झीलें जो होती हैं हिमालय क्षेत्र में होती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो मीठा पानी का झील होगा वो हिमालय के क्षेत्र में होने का कारण क्या है कि जो उसमें हमेशा आपको पानी जो उसमें आता रहेगा झील में, वो परमानेंट हर मौसम में आपको मिलेगा। क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही है कि हिमालय की जो नदियाँ थी बारहमासी होती हैं। अगर मान लीजिए वर्षा नहीं भी हो रही है, वर्षा के कारण अगर झील में पानी नहीं है, तो जो हिम होते हैं, बर्फ़ होते हैं, वो मेल्ट होंगे, पिघलते हैं और उस पूरे जगह को भर देते हैं पानी से। इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। याद रखेंगे, सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। वुलर झील है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर। अन्य मीठे पानी की झील का नाम याद रखेंगे, डल झील, भीमताल झील, नैनीताल,
लोकताक जो लिखा है इसी को लोकटक कहते हैं, जो मणिपुर की है। और बड़ा पानी, ये सभी क्या है, ये सभी मीठे पानी की झील हैं। आगे देखते हैं, जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी जो है झील का निर्माण होता है। जैसे गुरु गोविंद सागर, मतलब भाखड़ा नांगल परियोजना जो है इसी पे बनाई गई है। और ये किस लिए बनाई गई, तो जल विद्युत को उत्पन्न करने के लिए भी झीलों का निर्माण करते। तो देखिए, जो झीलों का निर्माण खुद से कर रहे हैं तो अपने अनुसार करते हैं, तो वो कृत्रिम झीलें होती हैं। जैसा कि गुरु गोविंद सागर जो झील है वो आपकी कृत्रिम झील है। अब हम एक बारी मैप की तरफ चलते हैं और मैप में कुछ चीज़ों को देख लेंगे। आइए हम मैप पे एक बार को ध्यान देते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कृत्रिम झील होती हैं और कुछ आपके क्या होते हैं, मानव निर्मित झील होते हैं। वही कृत्रिम झील को ही मानव निर्मित कहते हैं। कुछ प्राकृतिक, जैसे देखिए चिल्का झील है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये क्या हो गया, प्राकृतिक झील में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ये क्या है, कृत्रिम झील है। इसी प्रकार से यहाँ पे सांभर झील क्या है, तो ये भी आपका मानव निर्मित नहीं है, ठीक है, ये भी आपका प्राकृतिक झील है। फिर उसके बाद है यहाँ पे राणा सागर वो राणा प्रताप सागर झील है, ठीक है, वो है आपका। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील यहाँ पर है, केरला के में है, आपको मिलेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद है यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को जूम कर लेते हैं। आप इसको अपने एटलस में भी देखने की कोशिश करिएगा, इमेज थोड़ी सी ब्लर है, हो सकता है आपको देखने में कठिनाई हो। यहाँ पे है कोलेरू झील है। उसके बाद है यहाँ पे पुलिकट झील है, तो पुलिकट झील हो गया, कोरेलू झील हो गया, चिल्का झील, ये सभी क्या है, प्राकृतिक झीलें हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एक झील का और नाम है लिंगास्की झील, यहाँ पर एक देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और कृष्णराज सागर झील, ये सब क्या है, देखिए जो आपको नाम से स्पष्ट हो जाएगा। कुछ झीलें ऐसी हैं जैसे ये नागार्जुन सागर झील है, ये सब कुछ नाम से रिलेट कर सकते हैं। जो नाम होते हैं ना, अधिकतर आप देखेंगे कृत्रिम झील होते हैं, मैक्सिमम ऐसा देखने को मिलता है, तो याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और अभी आपने जो चीज़ें देखी थी नदियों के बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं सभी नदियों को। आप एटलस में भी एक बार देखने की जरूर। देखिए ये महानदी है, ये डेल्टा का निर्माण कर रही है, इस तरीके से डेल्टा बना है। ये महानदी जा रही है बहकर, कहाँ जा रही है, पूर्वी तरफ जाएगी, पूर्वी घाट की तरफ। कहाँ गिरेगी, तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये गोदावरी है, नदी आ रही है, गोदावरी ये पूरी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और गोदावरी की देखिए सहायक नदियाँ अभी पढ़ा था आपने ना, पेन गंगा, वेन गंगा, ये सभी हैं। देखिए यहाँ पे वेन गंगा बनी है। और ये आपकी ताप्ती नदी है जो इधर गिर रही है पश्चिम की तरफ, और यहाँ पर आपकी नर्मदा नदी गिर रही है। आप ऐसे कुछ मैप को देखेंगे एटलस में जहाँ पर पहाड़ियों के द्वारा इसको दर्शाया गया हो, तो और स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे। अब ये देखिए तुंगभद्रा नदी आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद है कृष्णा है। अभी आप सब ने जो भी चीज़ें देखी यहाँ पर, ये देखिए कावेरी है, कावेरी नदी है। कावेरी नदी पर ही यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है कृष्णराज सागर झील, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये आपकी जितनी भी चीज़ें आपने नीचे पढ़ी, ये आपकी क्या है, प्रायद्वीपीय भाग की जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ थीं। और उच्च भूमि का मतलब क्या है, यही आपकी उच्च भूमि होती है, जहाँ से जो कि आपकी सोन नदी निकलती है, जाके गंगा में मिलती है। और सबसे लंबी है गंगा में डायरेक्ट सहायक नदी मिलने वाली, किससे, दाहिने तट से। बेतवा जाती है, यमुना में मिलती है। चंबल जो देख रहे हैं यहाँ पे, यमुना में जाकर मिल रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पे ऊपर एक चीज़ और देख लेते हैं, सिंधु नदी तंत्र जो आपने पढ़ा था। ये सिंधु नदी तंत्र इस तरीके से ये बहती हुई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे सहायक नदियों की बात करें तो ये देखें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, आगे चल के यहाँ सतलज मिलती है। ये देखिए जो आपकी यहाँ पे चेनाब आई है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, झेलम है, ये सभी किसकी हैं, सिंधु की जो है सहायक नदियों के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये वुलर झील है, अभी आपने पढ़ा था, कहाँ है ये, इसको आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अभी आपको मैंने बता दिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र, जैसे कि भागीरथी हो गया, और जो है मेघना कहते हैं बांग्लादेश में गंगा को। फिर उसमें जब आगे बढ़ते हैं और उसमें ब्रह्मपुत्र आके मिलती है, तब जमुना के नाम से, तब वो जो है मेघना के नाम से डेल्टा बनाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पद्मा के नाम से जानी जाती है बंगाल में। तो उसी प्रकार से देखिए ये जो आपकी सांगपो नदी है, ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं, ये मैंने बताया है आपको। देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र भी आ रही है तिब्बत से होते हुए, सांगपो है।
और ये मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश से, तो ये दिहांग है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं इसको, असम में कहते हैं, याद रखेंगे। कब कहेंगे, जब इसमें दिबांग मिलती है। और ये देखिए कोसी नदी को ही क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, ठीक। ये चीज़ें याद रखेंगे। कोसी भी देखिए इसकी सहायक नदी है, ठीक है, गंगा में जाके मिले, गंडक भी मिल रही है, ठीक है, घाघरा यहाँ पर आ रही है, शारदा नहर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे जब मैप के द्वारा, तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसमें एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो बाढ़ की बात करें तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र होती है, आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि तिब्बत की तरफ या इधर कहीं बाढ़ ले आती है। ऐसा क्यों होता है, बाढ़ लाने के लिए भी क्या होना चाहिए, जैसे गंगा के द्वारा बाढ़ आती है, सिंधु, तो ये सब जो क्षेत्र हैं, ये मैं कुछ मैदानी क्षेत्र भी पढ़ते हैं, तो जगह जगह पे काफ़ी क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं, जैसे कटाव होते हैं और चीज़ों को बहा कर ले आती है, तो उसके रास्ते इधर उधर होते हैं, तो बहाव जब आएगा किसी चीज़ का लेके आएगा तभी बाढ़ की स्थिति ज़्यादा बनती है। जबकि ब्रह्मपुत्र के साथ क्या है, ऊपर एकदम तिब्बत से होते हुए इस तरीके से आ रही है, तो ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है, मतलब एकदम पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे कुछ बीच में ऐसा नहीं है, तो बहते हुए डायरेक्ट चली आती है ढाल से। लेकिन जब वो असम में आती है, तो असम के क्षेत्र में जब देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र जो है आने के बाद तब बाढ़ का जो है क्षेत्र बनता है, क्योंकि फिर वो अलग एरिया में प्रवेश कर जाती है, यही कारण होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। और सभी झीलों के बारे में याद रखेंगे, सामर झील कहाँ पर है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर झीलों के विषय में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी, इसमें आपको याद रहना चाहिए सहायक नदियों के विषय में भी। तो कुल मिला के आपके इस चैप्टर में अपवाह तंत्र के विषय में बताया गया था। मैंने कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी थी, जैसे कि आपके गाज क्या होते हैं, जल विभाजक क्या होता है, और जो है जब जैसे आपने पूरा लैंगूल झील क्या होती है, गोकुल क्या होता है, डेल्टा क्या है, एस्चुरीज क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। सभी ही बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य थे। आपका ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो अब आपकी नेक्स्ट चैप्टर की आपको दे दी जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।